हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होने हैं, तो आप लोग जो है लापरवाही ना करें। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दिसंबर आने में। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें और जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन पर ध्यान दें, और जो करंट में जो पेपर चल रहा है इसके सारे क्वेश्चंस देखें, सारे क्वेश्चंस तैयार करें। ठीक है, पर वीडियो के। तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय विधिज्ञ परिषद के संगठन के बारे में प्रावधान करती है? तो आपको याद रखना है धारा 4। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के संगठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब भारत का महान्यायवादी भारतीय विधिज्ञ परिषद के संगठन का सदस्य हो सकता है, भारत का महासॉलिसिटर और प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य। ठीक है, तो ये सभी जो है भारतीय विधिज्ञ परिषद के संगठन में या संगठन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा विधिज्ञ परिषदों को एक या अधिक अनुशासन समितियों के गठन की शक्ति प्रदान करती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 9। धारा 9 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रत्येक अनुशासन समिति कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो आपको याद रखना है 3। ठीक है, 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी अनुशासन समिति। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा भारतीय विधिज्ञ परिषद को कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करती है? तो आपको याद रखना है धारा 11। ठीक है, धारा 11। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद धारा 11 के अंतर्गत कौन से कर्मचारी की नियुक्ति हेतु सशक्त है? तो इन सभी की। ठीक है, इन सभी की डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद के किसी निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसके निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से कितने वर्ष की होगी? तो आपको याद रखना है 5 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की होगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा जो है
प्रत्येक विधिज्ञ परिषद के लिए लेखा तैयार कराने एवं उनकी परीक्षा कराने के संबंध में प्रावधान करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 12। धारा 12। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद को अधिवक्ता अधिनियम प्रयोजनों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो आपको याद रखना है धारा 15। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता को नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है धारा 22 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा नामावली से नाम हटाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है? तो आपको याद रखना है धारा 26 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित होने के पूर्व पहले, ठीक है, कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश सम्राट का न्यायालय और कंपनी का न्यायालय। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कंपनी की अदालतों के लिए विधि व्यवसाय की नियमित व्यवस्था सर्वप्रथम कब की गई? तो आपको याद रखना है 1793 के बंगाल रेगुलेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विधि व्यवसाय को सुनियोजित करने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का और 1774 के राजपत्र का, दोनों का। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों का, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किस न्यायमूर्ति ने इस मत को ठीक नहीं माना है कि हिंदू काल में विधिक व्यवसाय का अस्तित्व नहीं था? ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति आशुतोष मुखर्जी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 1726 के चार्टर द्वारा प्रेसिडेंसी, प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। ये न्यायालय थे, तो आपको याद रखना है शाही ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 1726 के राजपत्र के दोषों को दूर करने हेतु एक नवीन राजपत्र जारी किया गया, जिसे कहते हैं 1753 का राजपत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? 1753 का राजपत्र। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अधिवक्ता अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता
एवं अन्य अधिवक्ता। ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 16 याद रखिएगा धारा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इनमें से किस आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है इन सभी आधारों पर वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जा सकता है। अब ये आधार देख लेते हैं। देखिए, योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जा सकता है, विधि व्यवसाय वर्ग में समय के आधार पर, और विधि विषय में विशेष ज्ञान के आधार पर जो है वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन सभी आधारों पर, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली रखेगी। यह प्रावधान निम्न में से किस धारा से संबंधित है। तो आपको याद रखना है धारा 17 से। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नामांकन के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 24। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए योग्य तभी होगा जबकि वह, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये सभी सही होगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ए ऑप्शन में कहा भारत का नागरिक हो। ठीक है, बी ऑप्शन में कहा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और सी में कहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि अर्जित कर चुका हो। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे ऑप्शंस नामावली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसी व्यक्ति की नामांकन के लिए अयोग्यता का उल्लेख अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 24 का में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा यदि वह, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अंतर्गत सिद्ध दोष है, और तीसरा कह रहा है राज्य के संयुक्त अथवा कार्यालय से निकाला गया है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा ये सभी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतने क्वेश्चंस आप तैयार करिए अच्छे से, और जो पेपर पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करते रहिए उनका। और चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।